What is file and what is the basic importance of file in the programming? Because we know that a variable, we can use a variable in the program for storing a value. Then why we can use the file in program? File is where all lines of code are saved in a particular. We have to use a file inside the program. Means if program is running and that running program uses a file for what? For? Sir, for storing data. For storing data. For storing data. लेकिन बात ये है कि स्टोरिंग डेटा के लिए तो वेरिएबल है ही, लिस्ट है ही, टपल है ही, डिक्शनरी है ही, तो फिर फाइल क्यों? Sir, to organize in a form, sir. Organized in a different form. Yes, sir. नहीं तो वो तो ऐसे भी लिस्ट टपल में तो डिफरेंट फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड है, वहां से भी तो कर सकते हैं. तो वेरिएबल और लिस्ट को फ्यूचर में क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? ये क्या मतलब हुआ? जरूरी थोड़ी है कि हम फाइल यूज कर रहे हैं तो इनपुट करा के ही डाटा को हम फाइल में भेजेंगे तभी फाइल होगा. We can put the direct value inside the file, just like a variable. If you want to store a value 12 in variable, we can write x is equal to 12. Okay. If you want to input, then you can write x is equal to int input enter number. मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही है विनायक? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? तुम्हारा कहना है कि फाइल का इस्तेमाल इसलिए करते हैं फ्यूचर में कि जो इनपुट करें, ठीक है, वो फ्यूचर में हम रिट्रीव कर सकें. फ्यूचर वाला बात तो सही है, पर सिर्फ इनपुट ही करें वही होगा. इसका मतलब हो गया कि नहीं, वो ठीक है. इससे क्या हो गया कि जब भी हम इनपुट करेंगे और फ्यूचर के केस में हमको फाइल का इस्तेमाल करना है, क्या हम डायरेक्ट वैल्यू फाइल में नहीं डाल सकते हैं? इनपुट कराएंगे तभी वैल्यू डायरेक्ट डालेंगे हम. जब एक वेरिएबल में वैल्यू इनपुट भी कराया जा सकता है, वैल्यू डायरेक्ट भी स्टोर किया जा सकता है. x इज इक्वल टू 12, इसका क्या मतलब हुआ? टू स्टोर वैल्यू डायरेक्टली. और x इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर, ये क्या हुआ? इनपुट करके स्टोर करना. तो जो काम एक वेरिएबल के साथ लागू है वही काम आपका एक फाइल के साथ भी लागू होगा. अंतर ये होता है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, या अदर जितने भी डेटा टाइप्स आपको पाइथन में प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, यानी एक्सेप्ट फाइल, जो कुछ भी आप यूज करते हैं स्टोरेज के फॉर्म में, वो सब टेम्पोररी और वोलेटाइल होता है. सब टेम्पोररी और वोलेटाइल होता है, मतलब वो सब रैम मेमोरी में रहता है. ठीक है. और जैसे ही आप पाइथन प्रोग्राम से बाहर निकलते हैं या पाइथन को आप बंद कर देते हैं, वो सब गायब हो जाता है. ठीक है. तो मान लीजिए कि काम तो आप कर लिए, लेकिन काम कर लिए उसके बाद डेटा गायब, मतलब एडमिशन ले लिए, पैसा ले लिए, डेटा गायब. पैसा तो आ गया ना, ऐसा थोड़ी होता है. एडमिशन हो गया मतलब बच्चा 3 साल के लिए रहेगा, तो वो डाटा मेरे लिए 3 साल के लिए इम्पोर्टेंट है, और 3 साल नहीं बल्कि फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट. ठीक है. बच्चा जब मेरे यहाँ पढ़ा, ठीक है, तो अगर हम 50 साल भी आगे जाएंगे तो हम कहेंगे ना कि ये बच्चा सन ईस्वी में पास किया था, उसका रिकॉर्ड तो मेरे पास होना चाहिए. तो उस केस में उस डेटा को, जो भी डेटा है, उसको हमको परमानेंट स्टोर करके रखना होगा. क्या करके रखना होगा? परमानेंट. और परमानेंट के केस में जितने भी डेटा टाइप है जो आपको वैल्यू स्टोर करने की परमिशन दे रहे हैं, वो इसके लिए नहीं हो सकते, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ टेम्पोररी होता है. क्या होता है? टेम्पोररी. आपका वेरिएबल टेम्पोररी है, आपका लिस्ट टेम्पोररी है, आपका टपल टेम्पोररी है, आपका डिक्शनरी टेम्पोररी है.
ठीक है, जब तक प्रोग्राम है, प्रोग्राम से बाहर है सब गायब। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, परमानेंट स्टोर करना होगा। ठीक है, तो डाटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए जो ट्रेडिशनल मैकेनिज्म है, ट्रेडिशनल मतलब जो डिफॉल्ट, ठीक है, मतलब सिस्टम उसको सपोर्ट करता है, ऐसे आप समझे, वो फाइल ही है। क्या है, फाइल ही है। लेकिन आज की डेट में एक दूसरा भी हम लोग मैकेनिज्म यूज करते हैं, एंड दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड डेटाबेस। ठीक है, दैट इज अनदर काइंड ऑफ फाइल, दैट इज आल्सो अ फाइल। ठीक है, ओके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम डेटाबेस की बात करते हैं तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो छूट जाता है, नहीं। ये डेटाबेस भी तभी डेटाबेस होगा जब वो ट्रेडिशनल रहेगा तब। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा हिंट देके समझाने की कोशिश करूंगा, पता नहीं आप कितने समझेंगे। पहले तो हम लोग फाइल समझते हैं, जो कि आपका ट्रेडिशनल और स्टैंडर्ड है आपके सिस्टम के लिए, आपके डिस्क के लिए। ठीक है, सबसे पहले जब भी हम परमानेंट स्टोर की बात करेंगे तो हमारा दिमाग प्राइमरी मेमोरी के बजाय कहाँ जाता है, सेकेंडरी। ठीक है, इसका मतलब कि अगर कुछ भी हमको परमानेंट स्टोर करना है, ठीक है, तो हमको सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल करना होगा। एंड दिस सेकेंडरी मेमोरी मे बी योर हार्ड डिस्क, ठीक है, मे बी योर SSD, मे बी योर पेन ड्राइव, मे बी योर CD, ठीक है, मे बी योर SD कार्ड, कोई भी हो सकता है। मैं जो बोल रहा हूँ सबको समझ में आ रही बात, इनमें से कोई भी हो सकता है। नॉर्मली आज के डेट में जो डिफॉल्ट होता है वो या तो हार्ड डिस्क होता है या SSD होता है आज के डेट में। क्लियर, ओके। तो इसका मतलब है कि हमको डाटा यहीं पे सेव करना है। ठीक, जो कंप्यूटर का स्टैंडर्ड है, प्रोग्राम में तो वैल्यू को स्टोर करने के लिए आपका वेरिएबल मतलब डाटा टाइप का कंसेप्ट, ठीक है। लेकिन फाइल में जो स्टैंडर्ड बनाया गया तो उसमें फाइल में कहा गया कि फाइल जो है वो आपके किसी भी डेटा को होल्ड करेगा, कैसे भी डेटा को होल्ड करेगा, लेकिन कैरेक्टर के फॉर्म में। किस फॉर्म में, कैरेक्टर के फॉर्म। ठीक है, मतलब इफ यू स्टोर अ नंबर इनसाइड द फाइल, ठीक है, यू नो वेरी वेल दैट आई एम स्टोरिंग अ नंबर। ठीक है, बट ये आपको पता है कि मैं नंबर स्टोर कर रहा हूँ, 128 एक नंबर जा रहा है फाइल में स्टोर, फाइल कर रहा है, ओके, नो प्रॉब्लम। 128 इज अ 3 कैरेक्टर्स। ठीक है, बिकॉज 1 इज अ कैरेक्टर, 2 इज अ कैरेक्टर एंड 8 इज अ कैरेक्टर, सो आई एम स्टोरिंग 3 कैरेक्टर्स। ठीक है, आपका तो काम हो गया, आपको 128 स्टोर करना था, वो स्टोर करके रख लिया है। लेकिन आप समझ रहे हैं कि नंबर है, रोल नंबर है, वो कह रहा है कि ये सब हम नहीं समझ रहे हैं। हम क्या समझ रहे हैं, कैरेक्टर। क्योंकि मैं एक फाइल हूं ना, और फाइल में दो तरह के फाइल होते हैं, एक होता है टेक्स्ट फाइल, एक होता है बाइनरी फाइल। ठीक है, टेक्स्ट फाइल वो है जो आपके किसी भी कैरेक्टर्स को आस्की के फॉर्म में स्टोर करके रखता है, जो किसी भी एडिटर के द्वारा आप खोल सकते हैं। और बाइनरी वो होता है जो आपके दिए गए किसी भी डेटा को जो है वो बाइनरी फॉर्म में यानी इनकोडेड फॉर्म में स्टोर करके रख देता है। तो खोल तो सकते हैं उसको एडिटर में, पर पढ़ नहीं सकते। पढ़ने के लिए फिर बाइनरी के ही मैकेनिज्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर, ओके। बट फाइल डिफॉल्ट सिस्टम है, लेकिन फाइल में ड्रॉबैक क्या है कि सबको कैरेक्टर बाइट समझता है। क्या समझता है, बाइट। ठीक है, सपोज मान लीजिए मैंने अपना नाम स्टोर किया, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ देखो मैं अपना नाम स्टोर कर रहा हूँ, तो मैं भी समझ रहा हूँ कि रवि मेरा नाम स्टोर हो रहा है, आप भी समझ रहे हैं कि सर का नाम स्टोर हो रहा है। तो फाइल कह रहा है कि नहीं, 4 बाइट स्टोर हो रहा है। कितना बाइट स्टोर हो रहा है, ठीक है। उसको नहीं पता कि आप जो एंट्री कर रहे हैं वो कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, नंबर है, ये सब कुछ नहीं। ठीक है, तो जो डिफॉल्ट स्कोप है फाइल का वो क्या होता है, बाइट्स या कैरेक्टर्स होता है। हर चीज को किस फॉर्म में रखता है, बाइट्स या फिर कैरेक्टर्स के फॉर्म में रखता है, बाइट्स या फिर कैरेक्टर्स के फॉर्म में। क्लियर, हाँ, ये अलग बात है कि प्रोग्रामेटिकली हम उसे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर राइट करें, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करें, या टाइप बाय टाइप राइट करें और टाइप बाय टाइप रीड करें। ये हमारी प्रोग्रामिंग की फैसिलिटी हो सकती है, पर वो फाइल बेसिकली उनको उसी तरीके से स्टोर करके रख रहा है। ठीक है,
फाइल के अंदर डेटा का ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं जानता है कि कौन इंटीजर है, वो नहीं जानता है कौन स्ट्रिंग है, कौन कैरेक्टर है, कौन फ्लोट है, उसको नहीं पता है। ठीक है, तो चूंकि उसको ये नहीं पता है तो फ्यूचर में हर डेटा को रिट्रीव करना, स्पेसिफिक डेटा को रिट्रीव करना, उसकी पहचान बनाना आपके लिए कठिन होगा। आपके लिए उसके लिए अलग अलग एल्गो लिखना होगा। मान लीजिए कि आपने फाइल में रोल स्टोर किया है, नेम स्टोर किया है, मार्क्स स्टोर किया है, तो ये आप ना जान रहे हैं कि मैं रोल स्टोर कर रहा हूँ, मैं नेम स्टोर कर रहा हूँ, मैं मार्क्स स्टोर कर रहा हूँ। फाइल क्या कह रहा है कि आप तो कैरेक्टर स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो आपके दिमाग में है कि पहला वाला जो होगा वो रोल होगा, और उसके बाद जो होगा वो नेम होगा, और उसके बाद जो होगा वो मार्क्स होगा। तो अगर डाटा को स्पेसिफिकली फाइल से निकालना है तो आपको तो अलग से एल्गो लिखना होगा जो डाटा की पहचान कर सके। ठीक है, तो अगर इसी तरीके से हम हर तरह के काम को करेंगे तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ती जाएगी। ठीक है, कहीं पे रोल नेम मार्क्स की जरूरत है, कहीं पे पेशेंट नंबर, पेशेंट नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, इस तरह की जरूरत है। तो जितना नंबर ऑफ डाटा बढ़ता जाएगा उतनी ज्यादा हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, यानी उतना नंबर ऑफ एल्गो हमको अलग से तैयार करना होगा डेटा की पहचान करने और उनको रिट्रीव करने के लिए। ठीक है, ये हर की जरूरत होगी, हर एक सेक्टर की जरूरत होगी। ठीक है, लोगों ने ये रियलाइज किया कि तो हर जगह की जरूरत है, डेटा तो ऑलरेडी सबको इसी तरह से स्टोर करना है ना जी। ओके, आप यहाँ एडमिशन लिए हैं तो आपका डेटा है स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट कोर्स, ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ओके, ईमेल, मोबाइल नंबर सबका होगा। तो ऐसी जरूरत तो सबको है, कहीं भी किसी सेक्टर को उठा के देख लीजिए। ठीक है, तो कुछ लोगों ने सोचा कि ऐसा किया जाए कि फाइल को स्पेसिफिक कर दिया जाए, वो टाइप को, मतलब इंटीजर वैल्यू को यानी रोल को अलग स्टोर करके रखे, नेम को अलग स्टोर करके रखे, मार्क्स को अलग स्टोर करके रखे। तो क्या फाइल को बदल दिया जाए? ये कैसे हो सकता है? वो तो स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड है कि फाइल है भाई, कैरेक्टर के फॉर्म में रखे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं और यूजर से रिक्वेस्ट लेते हैं कि आप फाइल बनाना चाहते हैं। ठीक है, कहेगा हाँ, तो हम आपको एक डेटाबेस फाइल बनाने का कंसेप्ट देते हैं। तो बताइए क्या है डेटाबेस? तो आप अगर रोल नेम मार्क्स स्टोर करना चाहते हैं तो हम टेबुलर फॉर्म में आपके डेटा को स्टोर करेंगे, और आपके डेटा टाइप, ठीक है, यानी वैल्यू के टाइप को स्टोर करते हुए, वैल्यू की पहचान बनाते हुए। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर ने कहा। किस सॉफ्टवेयर ने कहा? डीबीएमएस ने कहा आपको। अब डीबीएमएस क्या कह रहा है? कह रहा है कि अच्छा क्या क्या बनाना है आपको फाइल में? आपने कहा रोल इंटीजर, नेम कैरेक्टर, मार्क्स इंटीजर। वेल गुड, इसने इंटरनली क्या किया? 3 फाइल बना दिया। कितना फाइल बना लिया? एक फाइल रोल के नाम से बना लिया, उसकी एक इंडेक्सिंग, उसका एक एड्रेसिंग हो गया। दूसरा नेम के नाम से बना लिया, उसका इंडेक्सिंग, उसका एड्रेसिंग कर लिया। तीसरा मार्क्स के नाम से बना लिया। ठीक है, बनाया 3, लेकिन इस तीनों का एड्रेस वो अपने पास, यानी एक डेटा स्ट्रक्चर बना के वो क्या कर लिया, एक टेबल बना के आपके लिए स्टोर करके। आप डेटाबेस का यूज करेंगे, आप टेबल का यूज करेंगे, वो हकीकत में ये 3 फाइल का इस्तेमाल कर रहा है। आप समझ रहे हैं कि मैं रोल कॉलम का यूज कर रहा हूँ, एक्चुअली रोल फाइल का इस्तेमाल। आप समझ रहे हैं मैं नेम कॉलम का यूज कर रहा हूँ, नेम फाइल का इस्तेमाल। डीबीएमएस पढ़े हैं आप लोग? फॉक्सट्रो नहीं, फॉक्सट्रो में उतना नहीं है, डीबीएमएस मिलेगा अभी, शायद 3rd में है, आरडीबीएमएस में मिलेगा। हाँ, तो कॉलम बेसिकली आपका डेटा हो गया और रो आपका इंफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। क्लियर? ओके, ठीक। तो ये तो हुआ कुछ फाइल और डीबीएमएस की बात में। तो फाइल तो समझा दिए आपको। यहाँ पे अभी फाइल की बात हो रही है, हालांकि पाइथन दोनों सपोर्टेड है। पाइथन फाइल भी सपोर्ट करता है और पाइथन डीबीएमएस डाटाबेस भी सपोर्ट करता है। ठीक है, ओके। अब आते हैं कि हम जो प्रोग्राम पाइथन में लिखते हैं, सेव डॉट पीवाई से करते हैं। सेव तो वो हार्ड डिस्क में होता है, और जब हम ओपन करते हैं तो कहाँ होता है? रैम में। जब हम उसको रन कराते हैं तो वो वैल्यू को स्टोर कहाँ करता है? रैम। सब कुछ कहाँ काम करता है? रैम। एवरीथिंग, यानी प्रोग्राम के शुरू होने से प्रोग्राम के खत्म होने तक सारा काम कहाँ हो रहा है? और हमको डाटा कहाँ भेजना है? सेकेंडरी। बाय डिफॉल्ट तो कहता है कि हम सेकेंडरी को फॉलो नहीं करते, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना होगा? आपको एक ब्रिज बनाना होगा। वेरी गुड, एक ब्रिज बनाना होगा
ताकि आप सेकेंडरी तक जा सके। ठीक है, तो ऐसा व्यवस्था आपको लैंग्वेज ही देता है। ऐसा व्यवस्था नहीं है कि ये ब्रिज आप नया तरीके से लाएंगे बनाएंगे, वो लैंग्वेज ही आपको ये व्यवस्था दे रहा है कि अगर आपको फाइल का इस्तेमाल करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको एक ब्रिज बनाना होगा। और ब्रिज बनाने का मतलब हुआ कि फाइल के साथ सेकेंडरी स्टोरेज के साथ एक लिंक एस्टेब्लिश करना। ठीक है, तो उसके लिए अलग है, आपको क्यू बेसिक पढ़ाए थे तो वहां भी ओपन कमांड बताए थे, यहाँ भी ओपन कमांड होता है, ओपन फंक्शन होता है। ठीक है, वो बताया जाएगा, समझाया जाएगा। तो पहले आपको एक ब्रिज बनाना होगा। ठीक है, कमांड के जरिए, स्टेटमेंट के जरिए, फंक्शन के जरिए, जो आपको सिखाया जाएगा। एक बार ब्रिज अगर तैयार हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ब्रिज में हम जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। ठीक है, तो जाना मतलब क्या हुआ, रैम से डाटा लेके फाइल में जाके स्टोर करना, राइट करना। और आना मतलब क्या हुआ कि फाइल से डाटा ले आके फिर रैम में रखना ताकि प्रोग्राम उसको स्क्रीन पे जनरेट कर सके, दैट इज कॉल्ड रीडिंग। ठीक है, राइटिंग, रीडिंग, राइटिंग, रीडिंग। ठीक है, फाइल में जाना राइटिंग, फाइल से लाना रीडिंग, फाइल में जाना राइटिंग, फाइल से लाना रीडिंग, फाइल में जाना आउटपुट, फाइल से आना इनपुट। क्योंकि रैम से कहीं कुछ जाए आउटपुट, कहीं से रैम में कुछ आए इनपुट। ठीक है, क्लियर, ओके। तो फाइल एंड हम तो फाइल डीबीएमएस की कहाँ बात कर रहे हैं, हम तो सिर्फ अभी फाइल ही की बात कर रहे हैं। डीबीएमएस का अलग तरीका है, पाइथन में अलग तरीका है, सी में है ही नहीं, तो सी में कहाँ से बताएंगे। ब्रिज तो दोनों में ही बनाना होगा, ठीक है, लेकिन अभी तो हम लोग फाइल ना पढ़ रहे हैं। तो फाइल कॉमन कंसेप्ट है सी और पाइथन में। डेटाबेस का कंसेप्ट आपको सी में नहीं सीखे थे, लेकिन यहाँ डेटाबेस का कंसेप्ट है, उसका अलग तरीका है। ब्रिज वहां भी बनेगा लेकिन उसका तरीका अलग है। क्लियर, ओके, ठीक है। तो यहाँ दो मोड हो गया, एक राइट एक रीड। एक तीसरा भी मोड इसके साथ आता है, दैट इज कॉल्ड एपेंड। ठीक है, एक्चुअली एपेंड कुछ नहीं है, राइट का एक एडवांस फॉर्म। राइट का क्या है, एडवांस फॉर्म। ठीक, राइट में कहता है कि अगर एक फाइल को एक बार राइट मोड में आप ओपन करते हैं और कुछ लिख देते हैं, एक पन्ना लिख देते हैं, 100 पन्ना लिख देते हैं, एक लाइन लिख देते हैं, 100 लाइन लिख देते हैं, ओके। लेकिन अगली बार दोबारा उसी प्रोग्राम को, उसी फाइल नेम को, उसी मोड से दोबारा ओपन करेंगे तो जितना लिखा हुआ है उस सबको ओवरराइट करेगा, फिर से नए तरीके से लिख देगा। तो समझ में आ रही बात, ठीक है। तो अगर आपकी जरूरत इस तरह का नेचर का है तो गो फॉर दैट। आप हमेशा ऐसे ही जाइए, डब्लू मोड में यूज कीजिए। पुराना नहीं रखना है, हर बार नया रखना है। पुराना गायब कर देना है, नया रखना है। पुराना गायब कर देना है, नया रखना है, तब तो आप डब्लू मोड छोड़ दीजिए। लेकिन अमूमन ज्यादातर ऐसा नहीं है, पुराना भी रखना है, नया भी रखना है, पुराना भी रखना है, नया भी रखना है। यानी हमेशा चाहे जितनी बार जब भी रन करे, नया वाला सब ऐड होता चला जाए। तो पहली बार उस फाइल को आप राइट मोड में बनाएंगे, जो एंट्री करना है करा देंगे। एक बार प्रोग्राम से जब बाहर हो जाएंगे तो उसके मोड को राइटिंग से हटा के एपेंड में डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि एपेंड कहता है कि जो पिछला वाला है वो जैसे था वैसे ही रहेगा, नया वाला जो भी आएगा वो उसके बाद में ऐड करते चले जाए। ठीक है, तो 3 बेसिक मोड है, राइट, रीड एंड एपेंड। ठीक है, राइट के लिए वहां भी डब्लू था, यहाँ भी डब्लू है। रीड के लिए वहां भी आर था, यहाँ भी आर है। एपेंड के लिए वहां भी ए था, यहाँ भी ए है। पॉइंट क्लियर, ठीक। दूसरा, ये टेक्स्ट फाइल की बात है। मान लीजिए कि हम कोई फाइल ब्रिज बना रहे हैं फाइल के लिए, तो भाई किस तरह का फाइल बना रहे हैं, तो टेक्स्ट। या किस तरह का फाइल बनाना चाहते हैं, बाइनरी। तो कहता है कि ये दोनों डिसाइड मोड से ही। अगर सिंपली आप डब्लू में है तो टेक्स्ट फाइल, लेकिन डब्लू बी में है, डब्लू के साथ बी भी लगा दिए तो बाइनरी फाइल। फाइल वही है, ठीक है, लेकिन अब ये फाइल बाइनरी मोड में डाटा को रखेगा। मतलब आप 120 स्टोर करेंगे, लेकिन वो डाटा इनकोडेड फॉर्म में आपके फाइल में स्टोर होगा। ठीक है, जिसको आप किसी भी एडिटर में खोलेंगे खुल तो जाएगा पर आप समझ नहीं जाए। ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये कुछ बेसिक्स थे
और हाँ, सीधे सीधे काम की बात है कि पहले एक रफ स्केच बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, फाइल को ओपन करना होगा। क्या करना होगा? ओपन करना होगा। ठीक है, हम बहुत डेफिनेशन वगैरह नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ काम की बात लिख रहे हैं। बाकी आप लोग पढ़ पढ़ के अपना जो लिखना है लिखते रहिएगा। ओपनिंग ए फाइल कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड फंक्शन है या कमांड जो भी आप लाना चाहे, ओपन, क्या है? ओपन। ठीक, यहाँ पे कहता है कि आपको देना होगा क्या? फाइल नेम, और कोमा देके यहाँ पे आपको देना होगा मोड। ठीक, लेकिन यहाँ पे ये कहता है कि फाइल जो बनता है ना, कहता है कि हम एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, क्योंकि ये ओपन कहता है कि मैं अपने आप को एक क्लास क्रिएट कराता हूँ, तो एक बना दूंगा ऑब्जेक्ट। क्या बना दूंगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगली बार से ये फाइल किसके द्वारा जाना जाएगा? इस ऑब्जेक्ट के द्वारा। यानी कुछ भी करना है ऑब्जेक्ट के द्वारा करना है। ठीक, जहां तक फाइल मोड की बात आ रही है, तो फाइल मोड में आपका 3 मोड है। W किसके लिए? राइट के लिए। R किसके लिए? रीड के लिए। A किसके लिए? अपेंड के लिए। ठीक है, ओके। और अगर आप इसी में B जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? राइट बाइनरी मोड हो जाएगा। बाइनरी हो जाएगा ना? हाँ हाँ हाँ, जाहिर बात है। आर, सॉरी, RB, ये क्या हो जाएगा? रीड हो जाएगा। किस मोड में? हटा देते हैं। ठीक है, ओके। इसमें प्लस का भी साइन हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जरूरी थोड़ी है कि फाइल को हम एक ही फाइल को ओपन किया एट ए टाइम हम उसको एक ही मोड में यूज करें। हम 2 मोड में भी यूज कर सकते हैं। हम एक फाइल को राइट के लिए भी यूज कर सकते हैं, सेम फाइल को फिर उसी समय क्या कर सकते हैं? रीड। तो अगर ऐसा लगता है कि हमें मल्टीपल मोड्स में उस फाइल पे काम करना है, तो फिर आपको जैसे W+ अगर आप लिखते हैं, W+, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका राइट एंड रीड। राइट एंड रीड। ठीक, और अगर R+ करते हैं तो रीड एंड राइट। यस, रीड एंड राइट। ठीक, ओके। और अगर A+ करते हैं, ठीक है, तो A+ में हो जाएगा अपेंडिंग एंड रीडिंग। यानी अपेंड का भी काम कर सकते हैं एंड रीड का भी काम कर सकते हैं।
ठीक है। तो अगर हमको तो एक ही फाइल को दो काम के लिए इस्तेमाल करना है तो इन मोड का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, प्लस वाला। ओके ओके। अब कोई भी फाइल अगर खुला है तो काम खत्म होगा तो लास्ट में क्या करना होगा, क्लोज करना होगा, ठीक है। तो क्लोजिंग फाइल कैसे करेंगे, वेरी इजी। हाँ, ऑब्जेक्ट ही देंगे, तो उसका जो भी ऑब्जेक्ट है ना उस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे और डॉट कौन सा मेथड इस्तेमाल कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक, अब तो सारा काम ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर ही होगा। ये तो हुआ सिंपल, ओपन मतलब एंट्री एग्जिट, ये सिर्फ बता रहा है कि ये एंट्री का दरवाजा है वो एग्जिट का दरवाजा है। मेन वर्क तो यहाँ है ना, एंट्री किए तो अब बैठना है नहीं बैठना है, पढ़ना है नहीं पढ़ना है, गाना है नहीं गाना है, जाना है नहीं जाना, समझ गए। तो ये तो सारा काम तो यहाँ होगा बीच का, तो इसी में आपका होगा राइटिंग, इसी में होगा आपका अपेंडिंग, जो भी बात कर रहे हैं सारा काम इन्हीं के दोनों के बीच में होने वाला, ठीक है। तो अब राइटिंग कैसे करें, तो आप सी में पढ़े थे, बहुत तरह से पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि राइटिंग करने के लिए आपके पास दो फंक्शन, और रीडिंग करने के लिए भी दो फंक्शन है, दो मेथड है। राइटिंग के लिए भी दो मेथड है, रीडिंग के लिए भी दो मेथड है, ठीक है। तो राइटिंग के लिए दो मेथड कौन सा है, एक है राइट और दूसरा है राइट लाइन, ठीक है। राइट लाइन, राइट और राइट लाइन, राइट और राइट लाइन, ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। ठीक है, लाइंस होता है, एस लगता है, हाँ लाइंस, राइट और राइट लाइंस, ठीक है। तो नाम से भी कुछ कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। राइट मतलब राइट करेंगे, एक कैरेक्टर कर सकते हैं, एक वर्ड कर सकते हैं, या एक लाइन कर सकते हैं, बहुत सारा लाइन नहीं कर सकते। मतलब अगर आप इंटर दे रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं और उन लाइंस को आप स्टोर करना चाह रहे हैं तो राइट कहता है वो नहीं होगा। एक बार जितना लिख दिए यानी 256 कैरेक्टर मैक्सिमम, 255 कैरेक्टर्स मैक्सिमम, वहां तक हमारी कैपेसिटी है, उतना हम स्टोर कर लेंगे। अगर आपके पास मल्टी लाइन का कंसेप्ट, ठीक है, जो कंटेंट है वो एक लाइन का नहीं मल्टीपल लाइंस का है, ठीक है, तो फिर मैं राइट काम नहीं करूंगा, मैं सिंगल लाइन के लिए, कितने लाइन के लिए, सिंगल लाइन, ठीक है, या डिजायर्ड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए। मतलब आपका लाइन मैसेज चाहे कितना भी बड़ा हो, मैं कह दूंगा 10, तो 10 ही कैरेक्टर उसमें क्या क्या करेगा, राइट, ठीक है, ओके। और जो राइट लाइंस है वो कहता है कि नहीं, एक लाइन दीजिए तो भी काम करेंगे, 10 लाइन दीजिए तो भी काम करेंगे, ओके। अगर आप बिग ब्रैकेट में, बड़ी ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, अगर आप मल्टीपल चीज लिखते हैं बाय सेपरेटिंग कोमा, ठीक है, तो उसका मतलब ये होता है कि आपका जो पाइथन है वो कहता है कि ये मल्टी लाइन्स है। जैसे लिस्ट बना दिए और डबल कोट में एक कंटेंट लिख दिए कोमा, फिर डबल कोट में दूसरा कंटेंट लिख दिए कोमा, फिर डबल कोट में तीसरा कंटेंट लिख दिए, तो इसको फाइल में पाइथन ये समझेगा कि ये कितने लाइन का है, 3 लाइन का, ठीक है। या तो आप इनपुट करा के स्टोर कराइए, अगर डायरेक्ट आपको करना है तो आप एक लिस्ट बना के उसमें, ठीक है, वैल्यू को मल्टीपल लाइंस में आप राइट कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर, ओके। दूसरा, रीड और रेड लाइंस, रीड और रीड लाइंस, नहीं रीड लाइन नॉट लाइंस, इसलिए तो, इसलिए हम एक बार देख लेंगे रेड लाइन, यहाँ थोड़ा उल्टा मतलब है, ठीक है, यहाँ बात उलट जा रहा है। वहां कहे कि राइट मतलब एक लाइन और राइट लाइंस मतलब बहुत सारा लाइन,
और यहाँ रीड मतलब सबको रीड करो, जितना है, एक कैरेक्टर है तो एक लाइन है तो एक लाइन, 10 लाइन है तो 10 लाइन, यानी शुरू से लेके अंत तक सबको रीड कर डाल। और रीड लाइन कहता है कि नहीं, सिर्फ एक लाइन। ठीक है, तो अगर 3 लाइन का आपका कंटेंट है तो रीड लाइन यूज करेंगे तो कितनी बार यूज करना होगा, लेकिन अगर रीड यूज करेंगे तो एक। ठीक है, और अगर 3 लाइन का कंटेंट है, राइट करना है, तो राइट यूज करेंगे तो कितने बार करना होगा, 3 बार। लेकिन अगर राइट लाइंस करेंगे, ओके, नॉट ओके, यस। तो ये सारा चीज है, तो थोड़ा लिख देते हैं। प्रोग्राम तो अगले क्लास में हम कराएंगे, इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा पहले, राइटिंग डेटा मेन यही है, बाकी तो इसके लिए आपके पास कौन सा मेथड है, राइट मेथड। ठीक है, राइट्स कितना लाइन, ठीक है, और यहाँ दे दीजिए ऑब्जेक्ट, जो भी आपका फाइल ऑब्जेक्ट है, डॉट क्या, राइट, और यहाँ पे वेरिएबल मैसेज जो भी आपका है ना। हाँ हाँ, क्लियर क्लियर। ठीक है, ओके। इसमें न्यू लाइन का कंसेप्ट नहीं होगा, और इसमें अगला जो है दैट इज कॉल्ड, तो एक ही लाइन करेगा तो नया लाइन थोड़ी बनाएगा वो, नहीं समझे। और ये नया लाइन, एक लाइन किया नया लाइन, दूसरा लाइन किया नया लाइन, है ना, न्यू लाइन। ठीक है, तो राइट्स मल्टीपल लाइन्स, बाय मेकिंग न्यू लाइन, है ना। इसमें क्या कंसेप्ट बनाएगा, न्यू लाइन, न्यू लाइन मतलब क्या हो गया, ये वाला, ये खुद करेगा, ये इसका काम है, ये आपको सोचना नहीं है। यूज कैसे करेंगे, तो बस ऑब्जेक्ट लिखिए, ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइन, अब आपके पास दो ऑप्शन है, मल्टी लाइन देना है तो अगर डायरेक्ट देना है तो ऐसे दे सकते हैं, पहला लाइन कोमा, दूसरा लाइन कोमा, तीसरा लाइन। ठीक है, या कोई वेरिएबल में इसको ऑब्जेक्ट बना लीजिए, इसका डॉट डॉट, समझ गए, समझ गए। और नहीं तो अगर कोई ऑब्जेक्ट या वेरिएबल आप रखें तो उसको दे दीजिए, क्लियर। ये हो गया आपका लाइन 1, क्या हो गया, ये हो गया आपका लाइन, ये हो गया लाइन 3 एंड सो ऑन, जितना आपको बनाना है बनाइए। और जैसे ही इसको दीजिएगा, ये एक लाइन राइट कर देगा, न्यू लाइन बना देगा, दूसरा लाइन राइट कर देगा, न्यू लाइन बना देगा, तीसरा लाइन राइट कर देगा, न्यू लाइन बना देगा, नहीं है तो छोड़ दे, क्लियर। तो ये तो हो गया आपका राइट।
दूसरा रीडिंग, रीडिंग डाटा फ्रॉम फाइल। तो दो है, एक है रीड और एक है रीड लाइन। क्या है? एक है रीड, तो रीड क्या करेगा? ठीक है, रीड्स इंटायर मैसेज और डिजायर्ड मैसेज, रीड्स इंटायर मैसेज, मैसेजेस, ठीक है, और डिजायर्ड मैसेज। डिजायर्ड का मतलब यहाँ जितना आप बाइट्स देंगे उतना। डिजायर्ड, डिजायर्ड का मतलब ब्रैकेट्स में आप क्या दे देना है? नंबर ऑफ न बाइट्स, बाइट्स या कैरेक्टर्स। ठीक बोल रहा है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। रीड्स इंटायर मैसेज और डिजायर्ड नंबर ऑफ डिजायर्ड मैसेज। ओके, सिंटेक्स जो भी ऑब्जेक्ट है फाइल का ऑब्जेक्ट, वो डॉट रीड। अगर आपने नेगेटिव वैल्यू दे दिया या कुछ नहीं दिया, नेगेटिव वैल्यू दे दिया या कुछ नहीं दिया, तो पूरा रीड इंटायर, रीड्स इंटायर मैसेज। सब समझ में आ रहा है ना? लेकिन अगर आप दे रहे हैं ऑब्जेक्ट डॉट रीड और ब्रैकेट के अंदर दे रहे हैं 10, तो रीड्स 10 कैरेक्टर्स। मैसेज चाहे कितना भी बड़ा हो, उससे मतलब नहीं है, शुरू से कितना कैरेक्टर रीड करेगा। तो आप फाइल को आगे लेंथ भी तो काउंट कर सकते हैं लाके। ये तो एक जनरल बता रहा है, ये आगे और भी मेथड। अब फाइल आप बना रहे हैं तो फाइल है कि नहीं है वो तो आप चेक करेंगे। 10वां पोजीशन है कि नहीं, 10 अगर दे रहे हैं, नहीं 5 ही है, तो सिर्फ 5 को करेगा। आपने फाइल में स्टोर किया रवि, कह रहे हैं कि नहीं रीड करो 10 कैरेक्टर्स, कहाँ से लाएगा? सिर्फ 4 कैरेक्टर रीड करके छोड़ देगा। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि फाइल से रीड करो 10 कैरेक्टर्स, और फाइल है ही नहीं तो एरर मैसेज देगा, फाइल नॉट फाउंड। और आपको बताए थे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग है, किसके साथ भी बताएंगे आपके साथ, फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, मान लीजिए कोई फाइल आप यूज कर रहे हैं, वो फाइल पहले से बना ही नहीं है, तो रीडिंग कर रहा है और फाइल है ही नहीं, तो कैसे रीड होगा? एक्सेप्शन जनरेट होगा। तो वो सब करेंगे, थोड़ा सा इसको पहले देख लीजिए, इस पे प्रोग्राम करेंगे और छोटे छोटे और भी मेथड्स हैं इसमें, वो सब बताया जाएगा। ये बेसिक्स है। तो रीड हो गया, और एक क्या हो गया? रीड लाइन, रीड लाइन, यहाँ एस नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। तो ये क्या करेगा? रीड्स अ सिंगल लाइन, रीड्स अ सिंगल लाइन। ठीक है, या ये भी डिजायर्ड नंबर ऑफ कैरेक्टर कर सकता है, क्योंकि एक लाइन में भी तो हम 2 4 5 को 10 को दे सकते हैं। एक बार देख लेते हैं। वैसे दे तो नहीं रहा है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि इससे भी एक एक लाइन विंडो अगर डॉस बेस पे है तो 80 कैरेक्टर्स का होता है एक लाइन, और विंडो में 255 कैरेक्टर का होता है एक लाइन। डॉस के हिसाब से 80 कैरेक्टर एक लाइन, विंडोज के हिसाब से 255 कैरेक्टर्स वन लाइन। ठीक है, तो वो एक लाइन उसको मानता है। तो रीड्स अ सिंगल लाइन, ठीक है, फ्रॉम फाइल। अभी यही लिखिए, बाद में देख लेंगे, चेक करेंगे प्रैक्टिकली। 80 और 25,
80 कॉलम 25 रो, और विंडो में शायद आपका 255 कॉलम्स और 100 के आसपास, लेकिन ये घट बढ़ सकता है, एग्जैक्ट कोई नहीं लिख सकता है, क्योंकि फॉन्ट अगर छोटा कर दीजिएगा, ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स और रो की कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी, और फॉन्ट बड़ा कर दीजिएगा तो नंबर ऑफ रो और कॉलम की कैपेसिटी घट जाएगी। ठीक है, तो ये जो भी बातें बताई जाती है वो डिफॉल्ट फॉन्ट स्टैंडर्ड पे बताई जाती है। मान लीजिए 10 है या 8 है, उसी पे हम लोग बताएंगे। नहीं, रो का मतलब एक स्क्रीन है, इसको लेके चल रहा है, मल्टी स्क्रीन की बात नहीं कर रहे, एक स्क्रीन लेना है, कितना हमें एक स्क्रीन में दिखेगा, समझ गए? आपके पास किताब है, मतलब कॉपी है, तो कॉपी में तो आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, लेकिन एक पेज में कितना एक पेज जो हम खोले हुए हैं उसमें कितना दिख रहा है लाइन, वो ना मैटर है। ठीक है, ओके, तो ये कुछ चीज है, इसको देख लीजिएगा, इसको भेज देते हैं आपके ग्रुप में पहले। कुछ मटेरियल ऑनलाइन आप लोग को अवेलेबल हुआ? सर इंतजार कर रहे, सुनो ना, ये करके भेज देना, तो सब घूम रहे हैं। Really, what else?